Hey friends, welcome back to Companion Study. This is Kirti here, the student of class 11th. And in this video, we are going to discuss the third chapter of political science, that is election and representation. So many students commented that it is a very large chapter, very huge chapter. So you are right, it's really a very large chapter, but as well as it is very easy. ओके सो जैसे कि चैप्टर थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. ओके इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शंस क्या होते हैं, इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है हमें, क्या बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शंस हो सकते हैं या फिर बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी हो सकती है. एंड एज वेल वी विल डिस्कस दैट इंडिया में कौन सा इलेक्शन सिस्टम होता है एंड कौन कौन से इलेक्शन, सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कौन कौन से इलेक्शन सिस्टम होते हैं, किस किस टाइप के, फिर देखेंगे कि इंडिया में कौन से इलेक्शन सिस्टम होते हैं. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन द part 2 of this video. Okay, so without wasting the time, let's start. So the chapter name is election and representation. Here it is by mistake written that it is chapter 2, but it is chapter 3. Okay, so don't be confused. सो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी एक हैबिट बनानी चाहिए कि चैप्टर का जो नेम है उसका मतलब पता होना चाहिए. भाई चैप्टर के नेम का मतलब पता होगा तभी तो हमें पता चलेगा ना इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, मीन्स इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अब इलेक्शन क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. ओके सो इलेक्शंस आर बेसिकली, अगर आप हिंदी में बोलो तो इलेक्शंस का मतलब होता है चुनाव. जैसे कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री के चुनाव है, अब मुख्यमंत्री के चुनाव है, राइट. और अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो आप बोल सकते हो कि इलेक्शन एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. ठीक है, जो जिसके द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. मीन्स टू से दैट इलेक्शंस आर द प्रोसेस और द वे बाय विच वी चूज़ आर रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आप लिख सकते हो पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो नोट्स है इट इज़ रिटर्न इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, नथिंग एक्स्ट्रा इज़ रिटर्न एंड कुछ भी छूटा हुआ नहीं है. सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दीज नोट्स ऑल्सो. इफ़ यू वांट द PDF यू कैन कमेंट. ओके सो अभी हमने देखा है इलेक्शंस क्या होते हैं. इलेक्शंस एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. सो थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा ऑफ कोर्स यार कि अगर इलेक्शंस एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं तो इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है. इलेक्शंस की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें. तो बता थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन तो सेम है यार, बट कुछ स्टूडेंट्स जो रटते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्शन तो हमें पता है क्या होता है बट ये नहीं पता उसकी ज़रूरत क्यों है. भाई उसकी ज़रूरत इसलिए तो है क्योंकि वो एक तरीका है रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का. ठीक है, बट जो स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखेंगे. तो उसको कैसे लिखना है आपको, एज इलेक्शंस डिसाइडेड हु शेल रूल, सो इट इज़ नेसेसरी एज अ वोटर टू मेक चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट. कि जैसे कि हमने पढ़ा है इलेक्शंस डिसाइड करते हैं कि कौन रूल करेगा हमारी कंट्री पे, तो वोटर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो चूज़ कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो गवर्नमेंट बनाएगी. ठीक है, एंड वो चूज़ कैसे करेगा, इलेक्शन से. तो इसलिए हमें इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ी. अब देखो, अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है तो 1 लाइन तो लिख के नहीं आओगे इसी. और आप सोचोगे कि इलेक्शन की ज़रूरत तो सिर्फ गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए, अब और क्या लिख सकते हैं. अब इसी लाइन को थोड़ा घुमा फिरा के लिख दो, दोज हु मेक लॉज एंड टेक डिसीजंस, कि उसको चूज़ कर सके जो लॉ बनाएगा और डिसीजन बनाएगा. भाई बात तो वही है, गवर्नमेंट. नेक्स्ट द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड फॉर्मेशन ऑफ लॉज, कि जब लॉज फॉर्म होंगे तो उनकी पॉलिसीज़ को गाइड करने वाली पार्टी को चूज़ करना, वो भी गवर्नमेंट ही है. ठीक है, तो मतलब पूरा घुमा फिरा के एक ही बात बोली गई है कि इलेक्शंस की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके. ठीक है, अब वो रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या करेगा वो 3 फंक्शन में हमने पढ़ लिया है. सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. तो आपने सुना होगा कैसे कहते हैं कि इलेक्शंस हमारे डेमोक्रेटिक होते हैं. ठीक है, तो एक बार पहले इससे पहले इसका मतलब समझते हैं. इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं. क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इलेक्शंस कैसे डेमोक्रेटिक होते हैं. अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, अगर आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखो, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें पीपल को राइट होता है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का। जैसे मोनार्की होती है, मोनार्की में पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे इसमें पूछा है कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बने कैसे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको देनी होगी कि कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से हमारे इलेक्शंस क्या है, डेमोक्रेटिक कहलाते हैं। तो वो कंडीशंस क्या है? तो कंडीशन ये है, तो फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव को राइट होना चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, हर सिटीज़न को राइट होना चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर सके। ठीक है, जितनी भी मतलब जैसे बताया जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी है इलेक्शन में, तो हर एक सिटीज़न को अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करने का हक होना चाहिए। अगर ये है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। 3 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। सेकंड वन इज़ कि जो कैंडिडेट प्रेफर किया गया है पीपल के द्वारा, उसी को ही इलेक्टेड किया जाना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, कोई किसी को देगा वोट, कोई किसी को, तो ऐसे कौन से पीपल का प्रेफरेंस देखा जाएगा? तो मतलब ये है कि जिसको मैक्सिमम पीपल ने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसी को ही क्या करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के हो रहे हैं सपोज इलेक्शन, तो उसी को ही प्राइम मिनिस्टर घोषित करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले तो दूसरे कैंडिडेट को है एंड इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो अगर ऐसा होता है तो हम इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। एंड द थर्ड वन कंडीशन इज इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर। मीन्स इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। अभी फ्री एंड फेयर मैनर का भी बहुत लंबा कंसेप्ट है जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसको भी आप शॉर्ट तरीके से समझिए। फ्री एंड फेयर का मतलब कि कोई भी प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। मतलब किसी ने प्रेशराइज हो गया ना वोट दिए हो, कि किसी ने किसी को डरा रखा हो, धमका रखा हो तो वो वोट दे रहा हो, ठीक है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी को पैसों का लालच दे दिया हो तब वो उसे वोट दे रहा हो, ठीक है। मतलब फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए क्या होने चाहिए, इलेक्शंस। तभी वो इलेक्शंस क्या कहलाते हैं, अगर वो तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं। सो द इलेक्शंस आर नोन टू बी एज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। इज इट क्लियर? Let's repeat again. Every citizen should have choice to elect their representative, as there should be existence of political parties. Second one, candidate preferred by people should be elected. And the third one is election should be held in free and fair manner. Friends, as our channel name is Companion Study, so main motive is that you are studying with your companion, so learn here, no need to go anywhere. Okay, यहीं पे ही लर्न करना है आपको। ऐसा कुछ नहीं छोड़ना कि आपने वीडियो देख ली अब आपको दोबारा लर्न करना पड़ा। ओके, यहीं पे लर्न करके जाना है आपको। अब आती है हमारी एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, उनके आंसर हमें खुद करने होते हैं। आंसर्स मतलब नीचे पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, तो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उनके तो मज़े आ गए होंगे, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके मज़े आ जाएंगे। अभी रुक जाओ। सो द क्वेश्चन इज इज democracy possible without holding elections? And second question is holding elections possible without having democracy? तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या डेमोक्रेसी पॉसिबल है बिना इलेक्शंस को होल्ड किए। समझे? थोड़ा मतलब माइंड का यूज़ करो। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी, क्या हम ऐसी एक पर्टिकुलर कंट्री को डेमोक्रेसी घोषित कर देंगे अगर उसमें इलेक्शंस ही नहीं हो रहे हो तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकती है? तो यार खुद सोचो, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में इलेक्शंस नहीं हो रहे तो वो डेमोक्रेटिक कैसे हो सकती है? बिकॉज डेमोक्रेसी तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ करते हैं, एंड चूज़ करने का तो एकमात्र एक ही तरीका है, दैट इज़ इलेक्शंस। मतलब कि अगर हम देखो, अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करना है तो उसके लिए वोटिंग तो होनी कंपलसरी है ना, उसके सिवा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम उसको चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो डेमोक्रेसी कहलाएगी नहीं वो अगर उसमें इलेक्शन नहीं हो रहे मतलब चूज़ नहीं हो रहा रिप्रेजेंटेटिव। और डेमोक्रेसी तो वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें हम खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। सो मीन्स द आंसर इज नो, डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, बिकॉज डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड द मेथड ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव टेक प्लेस इन इलेक्शंस। मीन्स कि खुद डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल को राइट होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का। क्लियर? और रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कैसे कर सकते हैं? बाय द मेथड ऑफ इलेक्शंस। तो अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे तो डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं सकती। सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस। इज इट क्लियर?
अब आप देख रहे होंगे नीचे एक येलो कलर का स्टिकी नोट लगा है, तो उस पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यही पूरा पैराग्राफ 2 लाइन्स में समझाया गया है। देखो, नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन। अभी रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने नहीं समझा है, तो अभी आप यहाँ पे सिर्फ समझिए इलेक्शंस कि डेमोक्रेसी के लिए तो इलेक्शंस नेसेसरी है भाई, बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। सेकंड, इलेक्शंस आर विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शंस आर द विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स विजिबल सिंबल से आप समझिए कि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो हम चूज़ नहीं कर सकते रिप्रेजेंटेटिव को, और चूज़ ही नहीं कर सकते हम खुद, तो मोनार्की बन गया, अपने आप बना लेंगे भाई, वो तो किंग जैसे ही बन गया ना, अपने आप ही चूज़ हो रहा है रिप्रेजेंटेटिव, पीपल की तो प्रेफरेंस ली नहीं गई है। सो द आंसर इज नो। I hope this is clear to you. Now the next question is holding election possible without having democracy? अब अल्ट्रा लेजेंड बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियो तो ये मत सोचना कि दोनों क्वेश्चन सेम ही तो है यार, डेमोक्रेसी को उठा के इसमें लास्ट में रख दिया, उसमें पहले था। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं अगर उसमें इलेक्शंस ना हो, एंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या इलेक्शंस हो सकते हैं बिना डेमोक्रेसी के। मीन्स टू से दैट अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या उसमें इलेक्शंस हो सकते हैं? यार ऑफ कोर्स हो सकते हैं। आप सोचिए कि मोनार्की सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे अगर वो कह दे कि आपको क्या करना है, आप वोट दो यार, ठीक है, वोट दो किसको आपको किंग बनाना है, ठीक है, उन्होंने वोट दिया, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी तो नहीं कहलाएगी ना वो। चलिए उसे भी छोड़िए, आप किंग वाले सिस्टम को छोड़िए, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है उसमें। तो अभी आप लीजिए चाइना का जो सिस्टम होता है ना, चाइना का जो इलेक्शन सिस्टम है, वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो मतलब अगर कहा जाए वैसे, मतलब अगर देखा जाए तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बट उसमें भी इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि सारे इलेक्शंस ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक ही हो, ठीक है। देर आर मेनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज विच होल्ड इलेक्शन टू प्रेजेंट देम एज डेमोक्रेटिक। वो इलेक्शंस क्यों करते हैं अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है? वो दूसरों को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी है क्योंकि वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं। बट दीज इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, दीज इलेक्शंस आर नॉट फुलफिलिंग those 3 conditions which we have read earlier. Okay, so we can say that elections can hold without having democracy. ओके, बिना डेमोक्रेसी के भी इलेक्शंस होल्ड हो सकते हैं, बट वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन जाती। वो सिर्फ दिखाने के लिए अपने आप को कि हम भी डेमोक्रेटिक है, ये दिखाने के लिए इलेक्शंस करते हैं, जैसे कि चाइना एज वेल एज पाकिस्तान, योर नेबरिंग कंट्री। ओके, सो आई होप दीज बोथ क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अब देखिए स्टिकी नोट से नीचे का छिप गया है वो, दैट इज़ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में इलेक्शन सिस्टम कैसे होते हैं, अभी ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये थोड़ा ये देख लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। दीज बेसिक रूल्स यूजुअली अबाउट, देखिए ये बेसिक रूल्स वगैरह ये भी छोड़िए, आप ये समझिए कि अगर किसी बंदे को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, मतलब ये नहीं कि उसे वोट देने हैं, मतलब ये कि उसे खड़ा होना है इलेक्शन में, तो उसके अंदर क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, मतलब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस तो होनी चाहिए ना जो वो फुलफिल करे। ऐसे थोड़ी कि आप गए भाई चलो हमें तो खड़ा होना भाई, चलो मुझे वोट दो, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, ऐसे नहीं हो सकता भाई, ठीक है। देयर आर सम कंडीशंस। सो नंबर 1 इज़ एलिजिबल टू वोट, कि कोई पर्सन जो एलिजिबल टू वोट मतलब जो वोट दे सकता है, तो उसकी तो एज 18+ होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में खड़ा होना है तो उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कि उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वो इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो इंडियन होना चाहिए एंड फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल समझ रहे हो ना। एंड एक चीज़ आती है कि कोई सोचता है कि उसने कोई क्राइम ना कर रखा, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर किसी पास उसका आप बोल सकते हो कि प्रूव्ड है वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में कि उसने क्राइम कर रखा है, प्रूव भी हो रखा है, तो अलग बात है, वरना ऐसे मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वो क्राइम कर देते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्राइम के बेस पर तो देखा नहीं जाता है, देखा जाता है कि वो इंडियन हो, 25 ईयर्स का एज हो उसकी मैक्सिमम एज, ठीक है, और फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए वो, ठीक है। इज इट क्लियर?
और ये नीचे लिखा सुपरवाइज इलेक्शन, मतलब इलेक्शंस को कंटेस्ट कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शंस को कंटेस्ट कराती है। इज इट क्लियर? सो अब डिस्कस करते हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में कैसे इलेक्शंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो बेसिकली मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि इलेक्शन करने का एक ही तरीका है कि जो जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिल गए, ठीक है, उसी को ही इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है या फिर उसी बंदे को ही जिता दिया जाता है। मतलब ये जीत गया, ये कह दिया ना कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा जीत गया, अब की बार इलेक्शन में ये जीत गया, ये जीत गया, ठीक है। तो मीन्स जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिल गए वो जीत गया, ये समझते हैं ना नॉर्मल लोग। बट देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच पीपल मेक चॉइस एंड वेरी डिफरेंट वेज इन विच प्रेफरेंस आर काउंटेड। मीन्स टू से दैट कि नॉर्मल लोगों के हिसाब से तो बस ये है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिल गए, दैट इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। बट रियल में रियलिटी क्या होती है कि बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हमने तो दो ही डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। दो तरीके होते हैं जिसके द्वारा क्या होते हैं इलेक्शंस मतलब पीपल चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को दो तरीक़ों से, ठीक है। और उनके वोट काउंट करने के भी तरीके अलग होते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसे वोट काउंट कर लिए, सिर्फ इंडिया में होता है, हर कंट्री में ऐसा नहीं होता। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में किस टाइप से इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन मैथड अडॉप्टेड इन इंडिया। सो इंडिया में किस टाइप से इलेक्शंस होते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितने तरीके के इलेक्शंस होते हैं। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। फर्स्ट इज FPTP सिस्टम एंड सेकेंड वन इज PR सिस्टम। FPTP स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इज इट क्लियर? एक तो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मीन्स FPTP सिस्टम, क्लियर। एंड सेकेंड वन इज PR सिस्टम, मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। PR सिस्टम हो गया और एक हो गया FPTP सिस्टम। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो जो FPTP सिस्टम होता है उसमें हम पूरी कंट्री को डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इक्वल पार्ट्स में नहीं कहेंगे, ऐसे बोल दीजिए कि पूरी कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर क्या होता है, फिर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग अलग मेंबर खड़े होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक खड़ा हो गया, दूसरी के लिए दूसरा खड़ा हो गया, तीसरी के लिए तीसरा, ठीक है। फिर वहाँ के लोग उनको वोट देंगे, क्लियर। उन्होंने वोट दिया तो जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिल गए, चाहे वो लेस देन हाफ हो, बट उसी को ही डिक्लेयर कर दिया जाता है विनर। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि लेस देन हाफ का मतलब क्या है। सो लेट मी टेल यू। सो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं इसको। लेस देन हाफ का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे पास टोटल 100% है वोट्स, ठीक है। 100% वोट डलते हैं, उसमें से सपोज देर आर मैनी पार्टीज स्टैंडिंग, ठीक है। बहुत सारी पार्टीज़ खड़ी है, जैसे कि एक आप समझ लीजिए कि एक खड़ी है BJP, ठीक है, BJP, और एक SP, ओके, और एक और पार्टी खड़ी है। तो 3 पार्टी खड़ी है, उसमें से जो BJP है, BJP को 40% वोट्स मिले, ठीक है। BJP को कितने वोट्स मिले? 40% वोट्स मिले। और SP को मिले हैं 20% वोट, ठीक है। और जो थर्ड वन पार्टी है उसको मिले हैं, सपोज कर लीजिए SP को 30% मिले हैं, ओके, एंड थर्ड वन पार्टी को उससे भी कम वोट मिले हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जो BJP है, यहाँ पे अभी मैथ्स की कैलकुलेशन मत करने लग जाना कि अभी तो इतने % वोट बचे, ऐसे कैसे मिल गए, ठीक है। अभी ये सिर्फ समझाने के लिए है कि BJP को 40% वोट मिले ना, तो वो तो मतलब हाफ भी नहीं है, 100 का मतलब 50% भी नहीं मिले, फिर भी क्या उसको हम विनर बोल देंगे? ऑफकोर्स यार, उसको ही हम विनर बोलेंगे जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए ना, चाहे वो कितने ही कम हो। जैसे कि मान के चलिए कि आपका फिजिक्स का टेस्ट हुआ और उसमें किसी बच्चे के आए हैं 20 में से किसी के आए हैं 11 मार्क्स, ठीक है, एंड और बच्चों के उससे भी कम है, तो क्या बोला जाएगा कि इस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स है। एंड है तो 11 यार, कितने मार्क्स कटे? 9 मार्क्स कट गए, बट फिर भी उसको बोला जाएगा दैट दिस स्टूडेंट गोट हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है। चाहे उसके 11 हो, बट हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि और सबके उससे भी कम है। तो ऐसे ही होता है, मतलब जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिल गए ना, चाहे वो लेस देन हाफ भी हो, बट उसको ही विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है बिल्कुल, ठीक है। तो ये था FPTP सिस्टम। और नेक्स्ट आता है
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसको आगे पढ़ते हैं। अभी एफपीटीपी सिस्टम की मेरिट्स देख लेते हैं, मींस इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। तो इसकी एडवांटेज है इट इज़ ईजी टू ऑपरेट, मतलब इसको चलाना बहुत आसान है। इसमें क्या है, जो मतलब इलिटरेट पीपल होते हैं, मतलब इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो आप कहोगे कन्फ्यूज़न कैसा हो सकता है भाई, तो पीआर सिस्टम जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा वो कितना टिपिकल सा होता है, ठीक है। तो एक तो ये बहुत ईजी है ऑपरेट करने के लिए, इसको चलाना बहुत आसान है। जो इलिटरेट पीपल है उनको भी क्या करना है, उनको भी बस माइंड में एक ही चीज़ रखनी है कि जिसको उन्हें वोट देना है ठीक है, उसका बटन दबाया है, बस इतना ही होता है उनके लिए। तो नेक्स्ट इज इट एस्टैब्लिश अ क्लियर लिंक बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक क्लियर लिंक बन जाता है। क्लियर। अब 2 मेरिट्स पढ़ ली, दीज आर इनफ। लेट अस डिस्कस 2 डीमेरिट्स। सो डीमेरिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज मेनी वोट्स आर वेस्टेड दोज हु कास्ट फॉर लॉसिंग कैंडिडेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने देखा था कि बीजेपी को 40% ऑफ वोट्स मिले और एसपी को 30% वोट्स मिले। अब बीजेपी को ज़्यादा मिले, ठीक है, चाहे वो हाफ से भी कम है, पर मिले तो सबसे ज़्यादा ना, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा विनर। और जिसने एसपी को वोट दिए थे 30% वोट, मतलब वो तो वोट्स क्या हो गए, वेस्ट हो गए। क्लियर। अब ये मत सोचना कि वोट्स वेस्ट ही होते हैं यार, उसका क्या यूज़ हो सकता है। तो अभी पीआर पढ़ोगे ना तो उसका भी यूज़ होगा वहाँ पे, तो पैनिक मत किया करो गाइस, ओके। तो मीन्स जो लूजिंग कैंडिडेट के लिए जो वोट्स थे वो सब क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाते हैं। एंड इन सच सिस्टम मोर सम स्पेशल ग्रुप स्पेशली माइनॉरिटीज़ मे गो अंडर रिप्रेजेंटेटेड व्हाट इज़ दिस यार, गलत लिख रखा है शायद। मतलब जो माइनॉरिटी है उसको तो कोई वही नहीं मिलता ना, माइनॉरिटी तो हार जाती है, ठीक है। बट पीआर सिस्टम में माइनॉरिटी को भी गवर्नमेंट बना दिया जाता है। तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाओ पीआर सिस्टम को पढ़ने के लिए, ओके। तो इतना पढ़ लिया। तो फाइनली हमने क्या समझ लिया कि एफपीटीपी सिस्टम क्या होता है, एंड 2 टाइप्स के सिस्टम होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। और जो एफपीटीपी सिस्टम पढ़ा है ना, यही आपको इसमें भी लिख के आना है दैट इलेक्शन मेथड अडॉप्टेड इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड एफपीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्लियर। अब उसमें क्या होता है, उसकी मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, ऑल वी हैव डिस्कस्ड। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मीन्स पीआर सिस्टम, ओके। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसके लिए हम इतना एक्साइटेड थे। तो इस सिस्टम में क्या होता है, देखो एफपीटीपी में हमने पढ़ा कि पूरी कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड इंडिया को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर। बट पीआर सिस्टम में पूरी ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि पूरी एंटायर कंट्री को ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसीडर किया जाता है, ओके। मतलब इसमें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता, पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हैं, ओके। वोटर्स और इलेक्टर्स, अब देखो इलेक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट करते हैं भाई, जो वोटर्स को ही इलेक्टर्स बोलते हैं, ओके। तो मतलब थोड़े नए नए वर्ड सीखो। सो वोटर्स वोट फॉर पार्टीज नॉट फॉर कैंडिडेट। अब देखो बहुत ही प्यारी सी लाइन है ये। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो पीआर सिस्टम होता है ना, उसमें वोटर्स अपनी पार्टीज़ को चूज़ करते हैं, पार्टीज़ को वोट करते हैं, ना कि कैंडिडेट को। अब इसका मतलब क्या है सिस्टर, तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि देखो हमारे इंडिया में क्या होता है, हमें पता है कि हमारी इंडिया में कौन कौन सी पार्टीज़ है, ओके। पता है कि कौन कौन सी पार्टीज़ खड़ी है इलेक्शन के लिए, हम चूज़ करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। बट हमें एज वेल ये भी पता है कि कौन कैंडिडेट है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, अब देखो जैसे बोला जाता है कि हम बीजेपी को वोट देंगे या फिर हम एसपी को वोट देंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, कोई इनको पार्टीज़ को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि इनके कैंडिडेट्स को पसंद करते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम तो अखिलेश यादव को हम एसपी को वोट देंगे, क्यों देंगे हम एसपी को वोट, क्योंकि भाई हमें अखिलेश यादव अच्छा लगता है। या फिर बोलते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, क्यों देंगे, बिकॉज हमें मोदी अच्छा लगता है, वो अच्छे वर्क करते हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी अच्छे काम करते हैं, तो हम उनको वोट देंगे, ठीक है। तो मतलब हमें कैंडिडेट का पता होता है। तो हमारे इंडिया में ये सिस्टम है कि या तो हम कैंडिडेट को वोट दे दें या पार्टी को दे दें, या फिर दोनों में बैलेंस बना के रखें। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पता नहीं होता हमें कैंडिडेट कौन है। मतलब ये है कि जिस कंट्री में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है, इंडिया में तो नहीं होता, बिकॉज हमें तो पता होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बस पार्टीज़ का पता होता है। जैसे वहाँ की जो पार्टीज़ है ना, बता दिए कि ये पार्टी खड़ी है, पार्टी खड़ी है, पार्टी खड़ी है। ये नहीं बताते कि जैसे वहाँ पर कोई पर्टिकुलर पार्टी है, पार्टी एक्स,
एक्स मान के चलो, ठीक है। तो वो एक्स पार्टी, हमें पता है कि एक्स पार्टी खड़ी है, पर अगर वो पार्टी जीत गई तो हमें ये नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन, क्योंकि हमें कैंडिडेट का नहीं पता होता। कैंडिडेट पार्टी के जीतने के बाद चूज़ किया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मीन्स उसमें क्या होता है, वोटर्स वोट फॉर पार्टीज नॉट फॉर कैंडिडेट। नेक्स्ट, पार्टीज आर अलॉटेड सीट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोट शेयर। यहाँ पे एक वर्ड आएगा शेयर, दे गेट इन इलेक्शंस। मीन्स उन्हें कितना वोट शेयर मिला है इलेक्शन में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन्हें सीट दी जाती है। ठीक है, बस इतना ही समझिए, थोड़ा ज़्यादा डीपली मत जाइए वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना समझिए कि उन्हें कितने वोट शेयर मिला इलेक्शन में, उसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन्हें सीट्स दे दी जाती है। मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है वहाँ पे। आप देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, इसमें ऐसे होता है जैसे कि मान के चलिए कि हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि एफपीटीपी सिस्टम इंडिया में होता है। ठीक है, पीआर सिस्टम इंडिया में नहीं होता। बट एक बात हमेशा याद रखिए कि जो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पीआर सिस्टम ही होता है इन इंडिया। बट जो कॉमन इलेक्शंस होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर के एंड चीफ मिनिस्टर के, for that India has adopted FPTP system. But for the elections of Rajya Sabha, India has adopted proportional representation system. क्लियर? तो मीन्स जो राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं ना, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्ट करने के लिए, तो वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। तो सपोज राज्यसभा में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, एंड देयर आर 200 MLAs, ओके। ठीक है, तो जो 200 MLA हैं वो चूज़ करेंगे, जैसे कि चार ही खड़े हैं ना, तो देखेंगे वो कहेंगे कि वहाँ पर प्रेफरेंस होती है, मीन्स उन्होंने प्रेफर किया कि फर्स्ट वन कैंडिडेट को हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो इसी को ही हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जैसे कि फर्स्ट को चूज़ करो, फर्स्ट को नहीं तो सेकंड को नहीं तो थर्ड को नहीं तो फोर्थ को, मतलब कोई वोट वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बस इतना ही समझना है, हमें इसे डीपली नहीं जाना है, बिकॉज इतना ही इनफ है इन क्लास 11th। ओके, now let we discuss some merits of proportional representation system. So first is it secures the right of minorities. ये minorities का भी right secure कर लेता है। अब ये लाइन सिस्टम के पॉइंट में नहीं लिखी हुई थी, तो ये लाइन मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या है, देखो इसका बेसिकली मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जैसे वोट शेयर हुआ, ठीक है, वोट शेयर के बाद में यहाँ पे कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है। क्लास 9th and 10th में हमने पढ़ा है कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जो स्मॉल पार्टीज़ है ना वो भी मिलके एक ही गवर्नमेंट बना लेती है। ठीक है, मतलब जो माइनॉरिटी में रह जाते हैं ना वो भी गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि एफपीटीपी सिस्टम में वोट्स जो होते हैं वेस्ट हो जाते हैं माइनॉरिटी के, बट इसमें माइनॉरिटी भी गवर्नमेंट बना लेती है। सो मीन्स इट सिक्योर्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, इट इंश्योर्स दैट वोट्स आर नॉट वेस्टेड। इज इट क्लियर? Let we discuss demerits. So first is it is complex system and it is difficult to operate. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब देखो हमारे इंडिया में अगर ये नॉर्मली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लगा लिया जाए तो क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना ये, कि वोटर्स को ये नहीं पता होगा कैंडिडेट कौन है, और फिर यहाँ पे मतलब इंडिया जैसी कंट्री में कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है भाई, जैसे कि बाद में कैंडिडेट चूज़ खुद करेंगे वो लोग, ठीक है, और वो कैंडिडेट ने अच्छा काम नहीं किया, ठीक है, या फिर पीपल के फेवर में कुछ नहीं किया, तो ऑफ कोर्स यार प्रॉब्लम आ जाएगी कंट्री में। तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसको डिफ़िकल्ट है ऑपरेट करना, कि कितनी वो वोट शेयर होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीट्स मिलेगी, ठीक है, और कोलिशन की गवर्नमेंट होगी। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। नेक्स्ट, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टीज लीडिंग टू कोलिशन। देखो यहाँ पे वही लाइन लिखी है कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टीज़ है ना, छोटी छोटी पार्टीज़ जो माइनॉरिटीज़ में रह जाती हैं, वो मिलकर कोलिशन की गवर्नमेंट बनाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे वोट्स भी वेस्टेड नहीं होते, ठीक है, बट वोट वेस्ट नहीं होते। ये डीमेरिट में नहीं लिखना है हमें, ये मेरिट में लिखना है। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कि राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम कैसे होता है। So in India, PR has been adopted for electing members in Rajya Sabha on the basis of single transferable vote system। कि जो इंडिया में जो राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन होता है वो किसके द्वारा कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, एंड कौन से किसके द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। ये मैंने आपको अभी बताया ना कि फर्स्ट को प्रेफर कर रहे हैं, फर्स्ट को नहीं तो सेकंड को नहीं तो थर्ड को, या फिर थर्ड हो गया तो उसके बाद फोर्थ को करेंगे, फर्स्ट हो गया उसके बाद सेकंड को करेंगे, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, ईच स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड वोटर्स ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा, कि हर एक स्टेट के पास अपने फिक्स वोटर सीट्स होती है राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा के लिए, या फिर आप कह सकते हो। अब आप देखिए राज्यसभा में थोड़ा इलेक्शंस थोड़ा
मतलब जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तो उसमें कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है अगर किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जीतना है। जैसे हमारी कंट्री में एफपीटीपी है तो उसमें तो सिंपल मतलब उसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिल जाए, बट राज्यसभा में पीआर सिस्टम है, इंडिया की ही राज्यसभा में पीआर सिस्टम है, तो उसमें अगर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जीतना है ना तो उसे कोटा फिल करना पड़ता है, QUOT, एक कोटा। तो उस कोटा का मीन्स होता है टोटल वोट्स पुल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट +1 एंड +1। देखिए ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि टोटल वोट्स पुल्ड मतलब जितने भी वोट्स दिए जा रहे हैं उसको डिवाइड करना है जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं एंड उसमें +1 करना है, एंड फिर ये एक साइड में +1 है ना, ये करना है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट ने ये कोटा फिल कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, विनर। लेट्स रीड, ईच वोटर रैंक्स कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ हिज और हर प्रेफरेंस। कि सबसे पहले तो वोट किया जाता है कैंडिडेट को जो MLAs जिसको रेफ़र कर रहे हैं, ओके, उसके हिसाब से। उसके बाद अब जब उसको एक बार प्रेफर कर लिया गया तो उसको विनर डिक्लेयर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रिक्वायर्ड स्पेसिफिक कोटा को फिल करना पड़ेगा, जो कैसे होता है, जो नीचे फॉर्मूला दिया गया है ना, ऐसे होता है टोटल वोट्स पुल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट +1 एंड देन +1, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जैसे राजस्थान है, वहाँ पे 4 राज्यसभा मेंबर्स खड़े हैं जिनको इलेक्ट करना है एंड 200 MLAs है एक स्टेट में, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जीतने के लिए कोटा फिल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नीचे दिया गया है, जैसे 200 MLAs है तो 200 अपॉन 4 कैंडिडेट्स +1 एंड +1 दैट इज इक्वल्स टू 41। तो बस इतना ही हमें समझना है राज्यसभा के इलेक्शंस में, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाना। So congratulations to all students that we have discussed both the parts. We have discussed what is elections democratic, and is democracy possible without holding election, or is holding election possible without democracy, and what are the types of election, which type of election India has adopted, which type of election occurs in Rajya Sabha of India, okay. Now the last topic we are going to discuss in this video, that is the difference between FPTP and PR. सो वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया कि FPTP और PR सिस्टम होता क्या है, बट एग्जैक्ट जैसे डिफरेंस अगर आ जाए तो एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी होती है ना कि इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, तो उसके मोटिव से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स। मीन्स FPTP में कंट्री को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहा जाता है या फिर आप डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हो। और PR सिस्टम में ऐसा नहीं होता, इसमें पूरी ही कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है या फिर किसी पर्टिकुलर लार्ज एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव। कि FPTP में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होता है और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होते हैं। कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया तो वहाँ पे 1 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज़ हो रहे हैं भाई, जब माइनॉरिटीज़ भी मिलके कॉलिजन की गवर्नमेंट बना रही है। सो वी कैन से दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्टर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, इलेक्टर्स वोट फॉर अ पार्टी। कि FPTP में कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं कौन, वोटर्स, और PR में पार्टी को इलेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें कैंडिडेट का पता नहीं होता क्योंकि कैंडिडेट बाद में चूज़ होता है जब वो पार्टी जीत जाती है। नेक्स्ट, FPTP में होता है पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट शेयर इन लेजिस्लेचर। कि पार्टी को ज़्यादा भी सीट मिल सकती है भले ही उसका इतना वोट शेयर है या नहीं, बट इन PR सिस्टम ईच पार्टी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू वोट शेयर दे गेट, ओके, वी गेट नहीं है, दे गेट है। मीन्स FPTP में ज़्यादा सीट्स भी मिल सकती है भले ही इतना वोट शेयर हो ना हो, बट PR सिस्टम में जितना वोट शेयर है उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीट्स मिलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, कैंडिडेट विंस मे गेट मैक्सिमम वोट बट नॉट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। सो अभी इस पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा है मेरे को, ओके। इसको अभी काट देते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो अभी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ फॉलोड इन इंडिया एंड ब्रिटेन। कि FPTP सिस्टम इंडिया में होता है, ब्रिटेन में, एंड मैनी अदर कंट्रीज ऑल्सो। एंड PR सिस्टम इज़ फॉलोड इन इजराइल एंड नेदरलैंड। इज इट क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड द वीडियो हेयर। इसके आगे हमारे टॉपिक बचते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ FPTP and does free and fair elections occur in India or not, what is universal ident franchise, and who are having the right to contest election, and we will discuss about the election commission, okay, and electoral reforms. So that are the topic that we will discuss in part 2. So until then, thank you so much.